जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने केमिकल काइनेटिक्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था और मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स से मुराद फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट दिया था, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट का कंसेप्ट दिया था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिया था और ये बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ कंजप्शन की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है। और ये कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो तो उससे किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजप्शन कैसे निकाल सकते हैं, और अगर रेट ऑफ कंजप्शन गिवन हो तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट गिवन हो तो उससे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, उससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने दो सूटेबल एग्जाम्पल भी सॉल्व करने की कोशिश की थी और मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट हैं वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है और यही रेट ऑफ कंजप्शन के भी यूनिट हैं और यही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट के भी यूनिट हैं। आज हम उन फैक्टर्स का जिक्र करेंगे जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में आगे चलकर स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं उन फैक्टर के नाम बताना चाहता हूँ जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल है, अगर रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो रहा है और रिएक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए गए हैं तो जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगी उतने ही वो रिएक्टेंट ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और ये कि अगर रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है तो फिर रिएक्शन वेसल के अंदर गैस रिएक्टेंट गैस का जो प्रेशर है वो जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। जितना गैस का प्रेशर रिएक्टर के अंदर कम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो रहा है या रिएक्टेंट के प्रेशर अगर रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है उस पर सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है और उसके चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनकी मौजूदगी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देती है और यूजुअली ये सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती हैं और इनको हम कैटलिस्ट का नाम देते हैं। यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में रेट ऑफ रिएक्शन और होगा और कैटलिस्ट की अदम मौजूदगी में रेट ऑफ रिएक्शन और होगा। यानी जो ही हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन न सिर्फ कैटलिस्ट की मौजूदगी से चेंज हो सकता है बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। जितना कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन भी ज्यादा होगा। मोर ओवर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की नेचर पर भी डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो रिलेटिवली स्लो रिएक्शन होते हैं जबकि जो आयंस के दरमियान रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं। इट मींस कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी नेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती है।
इवन सॉल्वेंट की जो मौजूदगी है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि एक रिएक्शन अगर एक्वस मीडियम में हो रहा है तो उसकी स्पीड और होगी, वही रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक मीडियम में करते हैं तो फिर रिएक्शन की स्पीड और होगी। यानी इवन सॉल्वेंट की जो नेचर या पोलैरिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है, और आपने देखा कि जो क्वालिटेटिवली अगर हम देखें, जब हम रिएक्शन वेसल को या रिएक्टिंग सिस्टम को हीट करते हैं तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बढ़ती है। अगर उनकी एनर्जी बढ़ती है तो आप यूं कह लें कि उन मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन बढ़ती है जिनकी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। इसलिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा रैपिडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है। इस तरह और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिनको हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। ताहम यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर फैक्टर का जिक्र करने लगे हैं और वो फैक्टर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करती है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो मैथमेटिकल रिलेशन उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट लॉ कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इस बात को समझने के लिए आप इस केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें ए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। ए कंज्यूम हो रहा है जबकि पी की फॉर्मेशन हो रही है। ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उससे मुराद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और उस कंसंट्रेशन से मुराद अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। यानी रिएक्टेंट की किसी भी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उसके और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और वो मैथमेटिकल रिलेशन उस रिएक्शन का रेट लॉ कहलाता है। मैं सपोज करता हूं कि ये एक रिएक्शन है और इसका रेट लॉ ये है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एन। अब आप देखें, एन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ये रिलेशन किन दो चीजों के दरमियान है? रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन के दरमियान जो रिलेशन है वो इस रिएक्शन का रेट लॉ कहलाएगा। अब ये जो रेट लॉ है ये इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। क्यों? कि आपको नहीं पता कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या सेकेंडरी रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता, एलिमेंट्री रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जबकि अगर केमिकल रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स पर मुश्तमिल हो तो फिर हम उसको सेकेंडरी रिएक्शन कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, जबकि जो सेकेंडरी रिएक्शन है उसके लिए कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। हमने सपोज किया है कि ए पी में जा रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो मैंने सपोज किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन मैंने सपोज किया है कि एग्जिस्ट करता है। याद रहे कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इधर एक कांस्टेंट अपीयर होता है,
और इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, या वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है। ये ये मैथमेटिकल रिलेशन में दो चीजें वेरिएबल हैं। एक ये रेट ऑफ रिएक्शन है और दूसरा वेरिएबल रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है। और ये मैथमेटिकल रिलेशन आपको बताता है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन rate of reaction and available concentration of reactant। इस मैथमेटिकल रिलेशन में ये k तो रेट कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, इसकी वैल्यू रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है, इसके यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। और इसमें ये जो n है, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी मैंने तीन चीजें यहां पर डिफाइन कर दी हैं। एक मैंने रेट लॉ को डिस्क्राइब किया है, दूसरा मैंने रेट कांस्टेंट को डिस्क्राइब किया है, और तीसरा मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब किया है। इस मैथमेटिकल रिलेशन से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ ये है, इसका रेट कांस्टेंट के है, और इसमें रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट है वो n है, और ये n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें ए, बी और सी रिएक्टेंट हैं और वो प्रोडक्ट पी में जा रहे हैं। अब इसमें रिएक्टेंट मोर देन वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, वो बी की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, और सी की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की ए, बी और सी की कंसंट्रेशन पर जो डिपेंडेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को का रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कि यहां से प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। सपोज इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट है, ये ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन है, ये बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन है, और ये सी की अवेलेबल कंसंट्रेशन है। ए की जो पावर है वो अल्फा है, बी की जो पावर है वो बीटा है, सी की पावर गैमा है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए अल्फा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी बीटा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी वो गैमा है। ऐसी सिचुएशन में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। यानी अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन करने लगा हूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। यानी इस रिएक्शन के लिए अगर ये रेट लॉ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होगा। जी बच्चों, हमने दो तीन चीजें डिस्क्राइब की हैं। मैंने उन फैक्टर को डिस्कस किया है जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। मैंने एक मेन जो फैक्टर था कंसंट्रेशन, उसको लिया है और उससे मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब किया है, मैंने रेट कांस्टेंट को डिस्क्राइब किया है, मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब किया है। एक और चीज इसमें आप ये देखें कि ये जो रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से निकाली जा सकती है? इसकी डेफिनेशन यहीं से निकाली जा सकती है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उससे आप रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। मसलन कैसे? मसलन आप इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखें, अगर ये जो ए है
ये ए यूनिटी हो जाए। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ये 1 के इक्वल हो जाएगी, और ये अगर 1 हो गई है तो फिर के जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से रेट कांस्टेंट को यूं डिफाइन किया जा सकता है कि रेट कांस्टेंट दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन की वो वैल्यू है जब रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए। इसको यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं ए 1 ले लूं और बी भी 1 ले लूं तो ये के के साथ जितनी क्वांटिटी है ये यूनिटी हो जाएगी। देन के विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी K is the value of rate of reaction when available concentration of all reactant is equal to unity। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आप इन दो एग्जांपल्स को सॉल्व करें तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन ये है कि ए और 2B आपस में रिएक्ट करते हैं, उसे 3C और 1D एज ए प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, और इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है वो ये दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि के यूनिट निकालें। एक्सप्रेस द रेट लॉ इन टर्म ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी की टर्म में निकालना है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की टर्म में भी निकालना है। तो के यूनिट निकालने के लिए बच्चों आपने ये देखना है कि ये जो रेट है, रेट के तो यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ए की कंसंट्रेशन के क्या यूनिट होंगे, मोल पर डीएम क्यूब। ये बी की कंसंट्रेशन के यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब होंगे, लेकिन बी की पावर 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है। अब आप यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ सकते हैं कि बी की पावर 2 है, इट मींस कि रेट ऑफ रिएक्शन की बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस ज्यादा है, जबकि ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस कम है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। और ये याद रहे, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर है तो जो के यूनिट हैं वो और होंगे, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो के यूनिट और होंगे, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो के यूनिट और होंगे, रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है तो के यूनिट और होंगे। ऑर्डर के चेंज होने से के जो यूनिट हैं वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन के यूनिट निकाले कैसे जा सकते हैं उसके लिए हम इसी एग्जांपल को देखते हैं। हम इसको रीअरेंज करके यहाँ से के निकाल लें तो ये जो ए और बी रेज्ड पावर 2 है ये दूसरी साइड पर जाकर रेट पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन यूं बनेगा। अब आप जानते हैं कि जो रेट है उसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है या पर लीटर पर सेकंड है। ये जो लीटर है ये दरअसल डीएम क्यूब है। जबकि ए के यूनिट मोल पर लीटर होंगे, बी के यूनिट मोल पर लीटर होंगे, लेकिन बी का स्केयर है तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये लीटर स्केयर पर मोल स्केयर पर सेकंड जो है वो के यूनिट आ जाएंगे। अब आगे आपने रेट लिखना है, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। ये अब आपने प्रीवियस वाले लेक्चर का कंसेप्ट यूज करना है। आपके पास ये बी के 2 मोल हैं जो ए के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके सी के 3 और डी का 1 मोल जनरेट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जब बी की टर्म में लिखेंगे डी बी ओवर डी टी तो विद नेगेटिव साइन लिखेंगे, लेकिन ये जो इसका कोफिशिएंट है इसका इनवर्स लेके
रेट ऑफ कंजप्शन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। तो अगर आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी निकालना है तो इस टू को दूसरी साइड पर ले जाकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आ जाएगा और इस एक्सप्रेशन को यूं लिखा जाएगा। सिमिलरली आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है तो सी का कोफिशिएंट 3 था, उसका मैंने इनवर्स लिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रेट ला एक्सप्रेशन यूं था। अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना चाहता हूं तो ये जो 3 है ये दूसरी साइड पर जाके के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। होपफुली कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप एग्जांपल 5.4 जो है वो खुद सॉल्व कर सकें। तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है। इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं और अगले लेक्चर में हम काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे।